Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ये आपका चैप्टर 17 का कंटिन्यूएशन है। अगर आपने चैप्टर 17 नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको ज़रूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही इस चैप्टर पे आएँ, बिकॉज वो बेसिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। और जो लोग किए हैं चैप्टर 17 को अपने, हो सकता है उन लोग के स्कूल के टर्म 1 में रहा हो और टर्म 2 में ये चैप्टर दिया हो, उन लोग को मैं एक बार रिकमेंड कर लूँगा कि आप जितने भी फॉर्मूले हैं जो आपकी आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री से रिगार्डिंग, उन्हें आप एक बार पढ़ लो वापस से। फॉर एग्जांपल जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 टाइप के जितने भी आपके आइडेंटिटीज हैं ना, उन्हें याद रखना अपना, ठीक है, बिकॉज वो सब लगते हैं एग्जाम में। इस चैप्टर का और उस चैप्टर के आइडेंटिटीज का मिक्सचर बन के सवाल दिया जा सकता है। फुल प्रोबेबिलिटी है, जिन लोग के स्कूल में पेपर मुश्किल आता है तो वो लोग उसी हिसाब से प्रिपेयर करें अपना, ठीक है। तो बस चैप्टर 17 के उन आइडेंटिटीज का ध्यान रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है ना, टैन क्या होता है, इनका मतलब जब लोग को आना चाहिए। उसके लिए तुम लोग क्या कर सकते हो कि तुम लोग चैप्टर 17 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो, जो कि बेसिकली फर्स्ट पार्ट होता है एक्सरसाइज का। मैंने बनाया है चैप्टर 17 का फर्स्ट पार्ट, आप देख लो, ठीक है। वहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। ऑलराइट, अभी हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इस पे 2 एक्सरसाइज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसमें बेसिकली हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को स्पेसिफिक एंगल्स के लिए साइन कॉस और टैन की वैल्यूज को यूज करना होता है। माने स्पेसिफिक एंगल, ये हम लोग का कीवर्ड होगा, स्पेसिफिक एंगल। इनके रिगार्डिंग हम लोग साइन कॉस टैन और उनके इनवर्स का हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। मतलब हम लोग को अभी तो याद रखना होगा, निकालने का काम हम लोग का अभी नहीं है, बट जैसे जैसे मैं आगे समझाऊंगा ना, आप लोग को इसकी ये जो बेसिक है कॉन्सेप्ट, वो आप लोग को क्लियर होता जाएगा। अभी देखो, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सबसे पहला काम है, हम लोग को मालूम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और उनके इनवर्स के बारे में। इनवर्स माने कोसेक सेक और कॉट, ठीक है ना। इनके बारे में हम लोग को मालूम है। एक बार मैं आप लोग को रिवाइज करा दे रहा हूं। मान लो कोई राइट एंगल ट्राइंगल है आप लोग का, ये है एक एंगल थीटा। अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में जो रेशियो है परपेंडिकुलर का विद रिस्पेक्ट टू द हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू द साइन थीटा, ठीक है ना, साइन ऑफ दैट एंगल, ठीक है। अब जो रेशियो होता है बेस का उस थीटा के रिगार्डिंग, उस थीटा के रिस्पेक्ट में जो बेस होता है उसका जो हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा। और साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टैन थीटा। ये है बेसिक जो मैंने आप लोग को चैप्टर 17 में समझाया था। अब देखो यहाँ पे हम लोग किसी स्पेसिफिक एंगल थीटा के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, किसी स्पेसिफिक एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं इन टर्म्स को। अब आप लोग को इतना मालूम पड़ गया होगा, अगर थीटा वैरी करेगा, इफ थीटा वैरी करेगा तो क्या होगा, बेसिकली आपका साइन थीटा का वैल्यू भी चेंज होगा, कॉस थीटा का वैल्यू भी चेंज होगा और इन दोनों की वजह से टैन थीटा का वैल्यू भी चेंज होगा, ठीक है। अब समझने का कोशिश करना इसका आपका लॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। लॉजिकल एस्पेक्ट का इसका हम लोग बात करेंगे अभी, तो ध्यान से सुनना लॉजिकल एस्पेक्ट। अब बता दे रहा हूं, यहाँ पे आप लोग को आंख कान खोल के देखना है। ये वाला पार्ट ये आप लोग के बुक में नहीं दिया गया है, बट इसको अगर आप लोग समझ पाते हो, अगर आप लोग इसको समझ पाते हो ना, आप लोग का बहुत ईजी होगा आगे आने वाली चीजों को डाइजेस्ट कर पाना। समझ में आया? मान लो इसका लॉजिकल एस्पेक्ट समझाने के लिए मैं एक फिक्स्ड लाइन और एक अनफिक्स्ड लाइन का एग्जांपल लेता हूँ, एक यूज करता हूँ उनका, ठीक है ना। मान लो ये है आपका एक फिक्स्ड लाइन इन द सेंस उसका लेंथ फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड लेंथ का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और मान लो ये है आपका अनफिक्स्ड लाइन जो कि 90 डिग्री पे है, ये है अनफिक्स्ड। यहाँ पे मैं डॉट 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 इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हो सकता है वो और लंबा हो सकता है वो और छोटा हो। अब तुम इतना समझने का कोशिश करना, इस अनफिक्स्ड लाइन का जो कोई एक अनफिक्स्ड एक्सट्रीम पॉइंट होगा ना, देखो ये लाइन का लेंथ हमें नहीं मालूम, मैंने एक अनफिक्स्ड लाइन ले लिया है, एक वेरिएबल लेंथ का लाइन ले लिया है, बट क्योंकि मैंने लाइन सेगमेंट लिया है, यहाँ पे उसका कोई ना कोई एंड पॉइंट जरूर होगा। अब भले वो कोई स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट पे हो सकता है वो कोई दूसरे कोऑर्डिनेट पे हो, सच दैट उन लोग का लेंथ जो है वो डिफर कर रहा हो। अब हमें नहीं मालूम वो पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ है, बट वो एक एक्सट्रीम पॉइंट है और वो कहीं ना कहीं तो लाइक करेगा ही करेगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो मान लो मैं उस एक्सट्रीम पॉइंट से इस फिक्स लाइन के एक्सट्रीम पॉइंट को मैं जोड़ देता हूं, मैं इसको जोड़ देता हूं, ठीक है। ये है फिक्स्ड एक्सट्रीम पॉइंट और ये है अनफिक्स्ड एक्सट्रीम पॉइंट। फिर से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, मुश्किल चीज है ये समझना, बट मैं समझा के कोशिश करूंगा। देखो था क्या, ये था एक फिक्स्ड लेंथ का लाइन, येलो वाला है फिक्स्ड लेंथ का लाइन, फिक्स्ड लाइन माने फिक्स्ड लेंथ का लाइन। तो उसके जो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, एक्सट्रीम माने एंड पॉइंट जो होंगे, वो फिक्स्ड पोजीशन पे लाई करेंगे। मान लो ये है तुम्हारा a, b कोऑर्डिनेट्स और ये है तुम्हारा c, d कोऑर्डिनेट्स। तुम लोग को शायद मालूम हो शायद मालूम ना हो, समझ लो उसका लोकेशन है, वो फिक्स्ड लोकेशन है उस पॉइंट का,
ठीक है, तो अब उस पॉइंट को मैं चेंज नहीं कर सकता, वो पॉइंट फिक्स्ड है। बट रहा बात अनफिक्स्ड लाइन का, जिसका एक पॉइंट इस वाली लाइन को टच कर रहा है, उसका जो दूसरा पॉइंट होगा उसका पोजीशन अनफिक्स्ड होगा, बिकॉज लाइन का लेंथ फिक्स्ड नहीं है। तो हमें ये भी नहीं मालूम कि वो वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होगा विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट, हमें तो ये नहीं मालूम। तो दैट इज वाई इसको मैंने एक अनफिक्स्ड एक्सट्रीम पॉइंट लिया है। ये है अनफिक्स्ड एक्सट्रीम पॉइंट, ये है फिक्स्ड एक्सट्रीम पॉइंट। अब जब मैं इनको जोड़ूंगा तो ये एक लाइन बनेगा, ये भी अनफिक्स्ड कहलाएगा। देखो ये भी अनफिक्स्ड कहलाएगा, बिकॉज इसका भी एक अनफिक्स्ड पॉइंट है और इसका एक फिक्स्ड पॉइंट है ना। एक अनफिक्स्ड एक्सट्रीम है, एक फिक्स्ड एक्सट्रीम है, तो इसका भी लेंथ जो है वो अनफिक्स्ड है ना। अब तुम सोच के देखो, मान लो तुम एक 5 फीट के इंसान को देख रहे हो, जबकि तुम्हारे आंखें जमीन पे है ना। तो तुम्हें कुछ इस तरीके से उसको देखना पड़ेगा, है ना। एक सेकंड अभी समझा रहा हूं। मान लो तुम एक 5 फीट के इंसान को देख रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारी आंखें कुछ इस तरीके से होंगी, राइट। एक स्पेसिफिक एंगल पे तुम्हारी आंखें खुली होंगी जो कि होगा थीटा, मान लो, है ना। ये तुम्हारा इंसान और तुम्हारा आंख का जो लोअर लेवल है, मान लो वो जमीन पे है। अब यहां पे मैं बना दे रहा हूं 10 फीट का इंसान, ठीक है, ये 10 फीट का इंसान। यहाँ पे अगेन तुम्हारी आंखें बेस लेवल पे हैं। इस बार तुमको अपनी आंखों को थोड़ा ज्यादा एक्सपैंड करना पड़ेगा, ज्यादा उठाना पड़ेगा, राइट, तभी तुम उसको क्लियर देख पाओगे। ये जो एंगल होगा थीटा प्राइम, यहाँ पे तुम क्लियरली समझ पाओगे कि थीटा प्राइम इज ग्रेटर देन थीटा, कंसिडरिंग ये दोनों डिस्टेंस फिक्स्ड है ना। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, माने तुम्हारा और उस इंसान का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारे आंख का और इंसान का डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। बट इंसान का मैं हाइट बढ़ा दे रहा हूँ, 5 फीट से 10 फीट कर दे रहा हूँ। तो तुमको अपनी आंखें ज्यादा खोलनी पड़ेंगी इसको पूरा देखने के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। माने तुम्हारे जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा होगा उस कंडीशन में। तो वही चीज यहाँ पे भी होगा, जितना लंबा ये अनफिक्स्ड लाइन होगा उतना ही ज्यादा एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा, उतना ही ज्यादा यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा होगा। जितना बड़ा अनफिक्स्ड लाइन होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे तुम्हारा एंगल क्रिएट हो रहा होगा। समझ में आया। अब देखो, मान लो मैं इस लेंथ को बढ़ाता हूं, बहुत बड़ा लाइन है ये जो अनफिक्स्ड लाइन है, दिस इज अ ह्यूज लाइन मान लो, और ये फिक्स्ड है, तुम्हारा इसका लेंथ फिक्स्ड वैल्यू है। तो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज भी बढ़ ही रहा होगा। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगा तुम्हारा इसका वैल्यू बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, सोच के देखो। तुम्हारा हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का लेंथ क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। माने यहाँ पे किसी फिक्स लाइन का स्क्वायर और यहाँ पे अनफिक्स लाइन का स्क्वायर ही तुम्हारे हाइपोटेन्यूज का लेंथ होगा। अब वही चीज है ना, जितना बड़ा ये लेंथ होगा उतना ही बड़ा तुम्हारा परपेंडिकुलर के स्क्वायर का वैल्यू होगा, है ना, उतना ही बड़ा होगा, ये इंक्रीज होता जाएगा। और ये कांस्टेंट है तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। तो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज का वैल्यू बढ़ता जाएगा। अब इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो रेशियोज होता है उस पर काफी इफेक्ट आता है। इससे क्या होता है, तुम्हारे जो रेशियोज है ना उन पे काफी इफेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल जब थीटा बढ़ता है, मानिए ये परपेंडिकुलर का लेंथ अगर मैं बढ़ाता चला जाऊंगा तो साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। वहीं कॉस थीटा की वैल्यू रिड्यूस होगी, बिकॉज साइन थीटा और साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर को हमेशा 1 में रिजल्ट करना होगा, राइट। सोच के देखना, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है दैट हैज टू बी अ कांस्टेंट, राइट। इन दोनों के सम का हमेशा जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, राइट। तो अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा और अगर मैं इसको भी बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली ये 1 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। पहले था 0.5 प्लस 0.5 दैट वाज इक्वल टू 1। मान लो ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है और ये कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू है। अब ये वैल्यू बढ़ गया, ये 0.75 पे आ गया, प्लस ब्लैंक है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी नहीं मालूम, इट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ब्लैंक का वैल्यू तुम्हारा जो हो जाएगा वो 0.25 आ जाएगा। सॉल्व करके देखना, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू घट गया। जब साइन बढ़ेगा तो कॉस घटेगा, जब कॉस बढ़ेगा तो साइन घटेगा, एज सिंपल एज दैट। यहाँ साइन बढ़ता है जब थीटा बढ़ता है तो कॉस घटेगा उस केस में। समझ में आया। अभी जब हम लोग आगे वैल्यूज का बात करेंगे, स्टैंडर्ड एंगल्स पे हम लोग चीज़ों को देखेंगे तो ये और क्लियर समझ में आएगा। बट अभी क्या क्या चीज़ ध्यान पे रखना है, इस चीज़ को बेसिकली समझने का कोशिश करो। सबसे पहले एक अनफिक्स्ड परपेंडिकुलर है, एक फिक्स्ड बेस है। अब उस केस में जो अनफिक्स्ड परपेंडिकुलर होगा अगर उसका लेंथ बढ़ता जाएगा तो हाइपोटेन्यूज का लेंथ भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये था पॉइंट नंबर 1, ओके। अब जितना ज्यादा बड़ा अनफिक्स्ड परपेंडिकुलर होगा और बेस कांस्टेंट रहेगा उतना ही ज्यादा एंगल होगा ये हाइपोटेन्यूज का बेस के साथ, ये थीटा का वैल्यू उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे अगर थीटा का जब वैल्यू बढ़ता है तो साइन थीटा भी इंक्रीज होता है। अब साइन थीटा अगर इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा डिक्रीज होगा। ये था पॉइंट नंबर 2, ठीक है। साइन थीटा अगर इंक्रीज होगा कॉस थीटा डिक्रीज हो जाएगा, और साइन थीटा इंक्रीज होगा थीटा के बढ़ने के साथ, माने एंगल बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, और वहीं एंगल बढ़ेगा तो जो कॉस थीटा है वो घट जाएगा ऑब्वियसली, राइट। तो ये था तुम्हारा पॉइंट नंबर 2। और
tan थीटा क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ sin थीटा बाय cos थीटा। अब मान लो sin थीटा बढ़ रहा है, थीटा के बढ़ने से sin थीटा बढ़ता है और cos थीटा घटेगा, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। जब न्यूमरेटर बढ़ता है या फिर डिनोमिनेटर घटता है तो जो रेशियो की वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन अगर दोनों एक साथ हो जाए तो रेशियो की वैल्यू बहुत बढ़ेगी। तो वही चीज हमें देखने को मिलता है tan के साथ। tan थीटा का क्या होता है ना, जिस स्पीड पे sin थीटा का वैल्यू बढ़ता है और cos थीटा का वैल्यू घटता है, उससे बहुत ज्यादा स्पीड पे tan थीटा का वैल्यू बढ़ता है, माने वो एकदम रफ्तार से बढ़ता है tan थीटा का वैल्यू, ठीक है ना। उन सब पे हम लोग क्लास 11 में आएंगे, कितना ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, क्या रफ्तार होता है, किस स्पीड से बढ़ता है tan थीटा का वैल्यू, वो सब क्लास 11-12 में जब उनका ग्राफ हम लोग को दिखाया जाएगा, आप लोग को दिखाया जाएगा, उस समय आप लोग समझोगे। अभी इस मामले में दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। अब बस यही चीज़ था tan थीटा, sin थीटा और cos थीटा के बारे में। ये थी 3 पॉइंट्स, मैंने समराइज कर देता हूँ। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला चीज, जो एंगल होता है, व्हेन द एंगल इंक्रीजेस, sin थीटा इंक्रीज होगा, cos थीटा डिक्रीज होगा और tan थीटा बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज होगा, ठीक है। sin थीटा इंक्रीज होगा, cos थीटा डिक्रीज होगा, tan थीटा बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। ओके, अब ये भी एंगल टू एंगल डिपेंड करता है, कुछ एंगल के बीच में जो चेंज होता है वो कम होता है, कुछ एंगल्स के बीच में चेंज ज्यादा होता है, वो सब आपको 11th में सिखाया जाएगा। बट अभी इन चीजों को कोर आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। हम लोग का सेकंड पॉइंट क्या था, sin थीटा इंक्रीज होता है तो आपका जो cos थीटा है वो डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट इन द सेंस यहाँ पे वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो अगर ये वैल्यू बढ़ेगा, इसको घटना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू कांस्टेंट रहने वाला है। समझ में आया? दैट इज द ओनली थिंग, दिस इज द सेकंड पॉइंट, ये हमेशा होगा। एंड ऑल्सो जब sin थीटा घटेगा तो आपका cos थीटा की वैल्यू बढ़ रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा होता है कि जब sin थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है, और जब sin थीटा का वैल्यू घटता है तो आपका tan थीटा का वैल्यू घट रहा होता है, ठीक है। sin थीटा tan थीटा दोनों एक साथ ऊपर नीचे जाते हैं, ठीक है। फॉर एंगल्स, ये भी लिख लो आप लोग, फॉर एंगल्स बिटवीन 0 to 90 डिग्रीज, ठीक है ना। 0 to 90 डिग्रीज के बीच में ही ये होगा। अब इसके बाद क्या होगा वो सब 11th में पढ़ाया जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना कि sin थीटा tan थीटा जो रिलेशंस हैं ये इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं 0 से 90 के बीच में, sin cos और tan तीनों। इसके बाद जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे आपका जो हिसाब किताब है वो बदलता जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट ये था कि tan थीटा ज्यादा क्यों बढ़ता है। tan थीटा बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ता है बिकॉज आपका व्हेन थीटा इंक्रीजेस, मैं अभी ऐसे ही न्यूमोनिक्स में ही लिख रहा हूँ, प्रॉपर सेंटेंस में बना के नहीं लिख रहा हूँ, आपको चीजें समझनी है ना अभी, इसीलिए व्हेन थीटा इंक्रीजेस, है ना, तो आपका sin थीटा जो होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। एंड cos थीटा डिक्रीजेस वाइल tan थीटा इज द रेशियो ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। सो बेसिकली व्हेन थीटा इंक्रीजेस आपका न्यूमरेटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है एंड डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, देयरफॉर रेशियो ज्यादा बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है रेशियो, देयरफॉर tan थीटा आल्सो इंक्रीज। ये थे ट्रेंड्स आपके विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। ओके, ये था बेसिक चीज। ये 3 पॉइंट्स आप लोग को गांठ बांध देना है फॉर एंगल्स बिटवीन 0 to 90 डिग्रीज, ठीक है। दैट इज इट फॉर द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एंगल्स। अब हम लोग आएंगे स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यूज पता करने कि स्पेसिफिक एंगल में साइन कॉस टैन और उनके इनवर्स का वैल्यू क्या क्या होता है। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल ये हम लोग का सेकंड पार्ट है। अब इसमें मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल्स जैसे 30, 60, 45, 90 एंड 0 डिग्रीज, इनके लिए आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, कैसे याद रखा जाए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले मैं आपको वैल्यूज दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है ना, ताकि जिन लोग को हड़बड़ी हो रही है वो लोग फटाफट से जो अपना काम का चीज़ है वो देख। ओके, ये है आपका 0 डिग्री के लिए, ये है आपका 30 डिग्रीज के लिए, ये 45 डिग्रीज के लिए, ये 60 डिग्रीज के लिए और ये है 90 डिग्री के लिए। ओके, अब यहाँ पे मैं आपके रेशियोज को लिखने वाला हूँ। साइन थीटा के लिए, ये है कॉस थीटा के लिए, ये वाला है टैन थीटा के लिए, और इसके बाद का मैं अभी आऊँगा, वो तो उसका जस्ट रिवर्स होने वाला है। तो पहले मैं इन तीनों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। 0 डिग्री जब साइन थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 पे जब हम लोग साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन थीटा इज 0। ओके, कॉस थीटा विल बी 1 बिकॉज ऑफ द रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। या साइन की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो कॉस की वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस माइनस 1, बट 0 डिग्री पे प्लस होता है, ठीक है ना। अब टैन थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0, ठीक है, बिकॉज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा 0 है तो टैन 1 हो जाएगा, टैन 0 हो जाएगा। अब आ जाओ 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू होती है 0.5,
माने हाफ। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे √3/2। तो मैं इसको रेशियो में लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिख रहा हूँ मैं इसको। इसकी वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और tan 30 की वैल्यू हो जाती है 1/√3, जो कि है साइन और कॉस का रेशियो। दैट्स इट। अब साइन 45 कॉस 45, यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2 और कॉस का भी वैल्यू यहाँ पे सेम हो जाता है 1/√2। या इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, 1/√2 और tan थीटा की वैल्यू हो जाती है 1, जो कि रेशियो होगा दो सेम चीज़ों का रेशियो तो 1 ही होता है, तो tan थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है। अब साइन 60 का वैल्यू हो जाता है √3/2 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और यहाँ पे आप साइन और कॉस का रेशियो ले लोगे तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा √3। ठीक है। अब साइन 90 का वैल्यू होता है 1, cos 90 का वैल्यू होता है 0। अब देखो tan थीटा जो हो गया साइन थीटा cos थीटा का रेशियो माने 1/0 है ना, दैट इज tan 90। अब देखो डिनोमिनेटर 0 हो गया तो यहाँ पे आपका tan थीटा का वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाता है। नॉट डिफाइंड हम लोग कंसिडर करते हैं इसको मैथ्स में, ठीक है, बट फिजिक्स में ये होता है इन्फिनिटी। फिजिक्स में मैं आपको इसलिए बता दिया बिकॉज 11th में आपके जो tan 90 होती है वहां पे हम लोग खाली इसको इन्फिनिटी लेंगे, बट मैथ्स में इसको इन्फिनिटी कतई मत लीजिएगा बिकॉज वो हो जाता है इनडिटर्मिनेट रेशियोज, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, इतना याद रखना फॉर मैथ्स। अपना फिजिक्स में ये चीज यूज कर सकते हो कि वो इन्फिनिटी होता है, बट फॉर मैथ्स इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। ओके, अब इसके रेसिप्रोकल रिलेशंस पे हम लोग आ जाते हैं ना। इसको कैसे याद रखना ये मैं आप लोग को समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना आप लोग को। ठीक है, आते हैं हम लोग पहले कॉट थीटा पे। कॉट थीटा जो है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अब ये है 0, इसका रेसिप्रोकल जब करोगे तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड सिनेरियो बनेगा तुम्हारा। ऑब्वियसली ये मैथ्स का है और फिजिक्स में वो इन्फिनिटी हो जाता है। कॉट 30 क्या होता है, दैट इज √3। कॉट 45 अगेन 1 एंड कॉट 60 इज 1/√3। यार इसका रेसिप्रोकल है, दैट्स इट। अब कॉट 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 बिकॉज 1/∞, 1 बाय एक मैसिव नंबर, 1 बाय अ बिग ह्यूज ह्यूमंगस नंबर इज 0। ठीक है ना, इट इज वेरी क्लोज टू 0, सो इट इज 0, हम लोग 0 मान। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कॉस के रेसिप्रोकल पे जो कि होता है सेक थीटा। सेक 0 जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल हो गया, है ना, सो दैट इज 1, है ना, इट इज 1 ओनली। अब सेक 30 जो हो गया वो हो गया 2/√3। सेक 45 हो गया √2, है ना, और सेक 60 क्या हो गया, सेक 60 इज आपका 2 वाइल सेक 90 इज नॉट डिफाइंड, है ना। 0 न्यूमरेटर में था, उसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग कोसेक पे जो कि है साइन का रेसिप्रोकल। मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि अगर आप साइन कॉस और टैन का वैल्यू याद रख पाते हो तो इनका आप रेसिप्रोकल करके कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं होगा उसमें, है ना। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा नॉट डिफाइंड बिकॉज 0 होता है साइन, है ना, नॉट डिफाइंड। स्पेलिंग क्या लिखा है मैंने। कोसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2, कोसेक 45 का वैल्यू हो जाएगा √2 और कोसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 वाइल कोसेक 90 इज 1 itself। ठीक है, सो दीज आर दी वैल्यूज, यही वैल्यूज है जिनका आपको ध्यान रखना है। आप साइन कॉस और टैन को याद रख लो, कॉट सेक और कोसेक अपने आप लोग से याद हो जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल ही है बेसिकली। ठीक है ना, इसमें tan सबसे इजी होता है 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड, दैट्स इट। साइन और कॉस पे कैसे आना है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोगों को बताऊंगा। साइन कॉस का 45 वाला वैल्यू आप लोग को याद रखना होगा। कैसे याद रखते हैं उसका मैं जब एक्सप्लेनेशन बताऊंगा ना आप लोग को, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे आया 1/√2। ठीक है ना, इजी है, नॉट एट ऑल हार्ड। अगर इसमें से मैं आप लोग को साइन 30 का ही वैल्यू याद करा देता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली समझना क्या है, आपको कैसे याद रखना है, ईजियर वे आपको बता रहा हूँ। आपको साइन कॉस में से किसी एक का 0 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, 30 डिग्री का वैल्यू और 45 डिग्री का वैल्यू याद रखना है। क्या करना है आपको बता रहा हूँ कैसे याद रखना है। टिप्स टू रिमेंबर, इसको मैं पहले क्लियर कर दूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, रिमेंबर 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री वैल्यू फॉर ईदर साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, रिमेंबर द रिलेशन। इस रिलेशन को याद रखना होगा तुम लोग को। क्या रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इससे क्या होगा, हम लोग को 0, 30 और 45 पे अगर साइन थीटा का वैल्यू याद है तो हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू अपने आप याद कर सकते हैं। और इतना याद रखो, साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे को मिरर करते हैं। अगर तुम्हें साइन की वैल्यूज मालूम है एक स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, कॉस की नहीं मालूम है, मतलब साइन की स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वैल्यू मालूम है बट बचे हुए वैल्यूज के लिए तुम्हें नहीं मालूम है साइन की वैल्यू, तो तुम उसको कॉस से रिप्लेस कर सकते हो। कैसे करोगे उस पर मैं आऊंगा भी, टेंशन मत लो। मान लो मेरे को कॉस का रिलेशन के लिए वैल्यूज याद है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा। ठीक है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री
और 90 डिग्री। भरोसा रखो मेरे को, मैं समझाऊंगा तुम लोग को अभी सब कुछ, ठीक है ना, कैसे करना है। मान लो मेरे को कॉस के लिए वैल्यूज मालूम है 0, 30 और 45 की। कॉस के लिए क्या वैल्यूज थी, कॉस थीटा, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 इज √3/2, कॉस 45 इज 1/√2। मेरे को ये वैल्यूज मालूम है। अब मैं साइन का पूरा टेबल कैसे लिखूंगा, कॉस का पूरा टेबल कैसे लिखूंगा, उस पर मैं आता हूं। कैसे करना है, पहले तो मैं यूज करना है स्टेप नंबर 1, हमें यूज करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को, ठीक है। हमें कॉस की वैल्यू मालूम है, कॉस 0 है 1, तो एस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस सी स्क्वायर 0 डिग्री क्या होगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, माने एस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1 इक्वल टू 1, माने एस स्क्वायर 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 0, माने साइन थीटा इन द सेंस यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 0। अभी इतना देखो, ठीक है। अब आ जाओ कॉस के ऊपर, आई मीन साइन 30 के ऊपर, एस स्क्वायर 30 प्लस सी स्क्वायर 30 माने कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का स्क्वायर माने 3/4 इक्वल्स टू 1। अब एस स्क्वायर 30 इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4, ये होता है 1/4 के बराबर। और एस 30 क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट जो कि होता है 1/2। प्लस माइनस होता है मुझे मालूम है, बट यहाँ पे माइनस अभी नहीं लेना है। 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नेगेटिव नहीं आता है, तो 1/2 ले लो, प्लस 1/2, ये हो गया 1/2। अब सिमिलरली साइन स्क्वायर 45 के लिए तुम लोग कर लो, लेकिन तुम लोग के पास उतना दिमाग होगा, बट स्टिल अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कर लो। 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2 इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू एस स्क्वायर 45, एस 45 हो जाएगा तुम्हारा 1/2 का अंडर रूट जो कि होता है 1/√2। तो यहाँ पे इसको लिख लो। अब ये तुम्हें मिल गया 0, 30, 45 के तीनों का वैल्यू, तुम्हें दोनों का वैल्यू मिल गया। अब क्या करो, यहाँ cos 30, cos 0, cos 30, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, साइन 30 की वैल्यू को तुम्हें cos 60 में लिख देना है, माने ये इधर आ जाएगा। मैं इसको दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूं तुम्हें, ये वैल्यू इधर आ जाएगा और ये वैल्यू इधर आ जाएगा, माने साइन 0 का वैल्यू जो है, साइन 0 का वैल्यू cos 90 के वैल्यू में आएगा, समझ में आया, 0, और साइन 30 का वैल्यू cos 60 के वैल्यू में आएगा 1/2। सेम चीज यहां पे भी होगा, ये वैल्यू इधर चला जाएगा, ये वैल्यू इधर चला जाएगा, तो cos 30 का वैल्यू साइन 60 में आ जाएगा जो कि होता है √3/2 और cos 0 का वैल्यू साइन 90 में आ जाएगा जो कि है 1। समझ में आया, ये चीज में याद रखना कि मैंने कैसे किया। अभी मैं फिर से तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। जो साइन 30 है, ये यहाँ पे 45 के इधर उधर मैं बता रहा हूँ, 45 के इस साइड और 45 के इस साइड। 45 के इस साइड आता है 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू cos 60 के साथ रिप्लेस होगी, माने 45 के एक स्टेप लेफ्ट में जाओगे तो साइन की वैल्यू जो होगी उधर पे वो 45 के राइट में एक स्टेप वाले cos के वैल्यू के बराबर हो जाएगी, माने 45 के लेफ्ट में 1 स्टेप जाओगे तो साइन की जो वैल्यू है वो 45 के राइट में 1 स्टेप जाने पे cos की वैल्यू हो जाती है, और 45 के राइट साइड जाने पे साइन की जो वैल्यू होती है वो 45 के लेफ्ट साइड जाने पे cos की वैल्यू बन जाती है। मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, बेसिकली रेसिप्रोकल नहीं हो रहा है बट एक्सचेंज हो जा रहा है। माने साइन 30 जो कि 45 के लेफ्ट में 1 स्टेप, उसका वैल्यू cos 60 जो कि 45 के राइट में 1 स्टेप है, वो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है। ठीक है, दैट्स इट। समझ में आया, आई होप समझ में आया हो, ठीक है ना। इसी तरीके से करना होता है। तो तुम्हें साइन कॉस की वैल्यू मिल गई, अब इनका रेशियो ले लो, tan की वैल्यू मिल जाएगी, इनको इंडिविजुअली रेसिप्रोकल करते जाओ, तुम्हें सेक कोसेक और कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। इसको जरूर याद रखना, रिमेंबर। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर क्लास, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 9 के लिए है। क्यों बोल रहा हूं, अभी समझा रहा हूं तुम्हें। क्लास 9, क्योंकि क्लास 10 वालों को मैं रेकमेंड करूंगा इसे याद कर लो प्लीज, तुम्हारा टाइम बचेगा। बिकॉज ऑब्वियस ये जरूरी है याद रखना इसको, ये तुम्हारे पूरी जिंदगी काम में आएगा जब तक तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है ना। जब तक तुम कोर मैथ्स पढ़ रहे हो तब तक ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है ना। अभी के लिए तुम्हारा काम चल जाएगा इससे, अगर तुम एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो तो ये तरीके से तुम काम चला सकते हो एग्जाम में। क्लास 9 वालों को बोल रहा हूँ, क्लास 10 वालों प्लीज इतना प्रैक्टिस करो इस चैप्टर को, ट्रिग्नोमेट्री को, कि सारे वैल्यूज तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। मुश्किल होता है मुझे मालूम है, मेरे को भी 10th का फर्स्ट टर्म, मैं भी 10th के फर्स्ट टर्म में याद कर पाया था वैल्यूज को, ठीक है ना, वरना मेरे को भी इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ता था सवालों को। बट यू गाइस कैन डू इट, ठीक है ना। तुम लोग प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये चीज़ तुम्हें याद हो जाएगी अपने आप, ठीक है ना। अब आते हैं लॉन्ग अवेटेड चीज जो कि है प्रूफ। लॉन्ग अवेटेड नहीं है, कोई देखना नहीं चाहता है प्रूफ, मुझे मालूम है, बट प्रूफ अगर तुम्हें आ गया तो ट्रस्ट मी, तुम्हें इस वाले स्टेप को स्किप करने का
मतलब तुम इस वाले स्टेप को भी स्किप कर पाते हो। स्किप ओनली इफ यू नो द प्रूफ, ठीक है। स्किप तभी कर सकते हो जब तुमको प्रूफ मालूम हो, वरना तीन एंगल्स के ऊपर तुम साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू रट सकते हो, इतना मुश्किल नहीं होता है। मैं रेकमेंड करूंगा साइन की वैल्यू रटना, वो ज्यादा ईजी है। 0 1/2 और 1/√2, दैट्स ईजी एज हेल, तो तुम आराम से कर लोगे। अब आते प्रूफ के ऊपर। सबसे पहले हम लोग आएंगे फॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, ये सबसे इजी है, दिस इज द इजीएस्ट प्रूफ, ठीक है ना। अब थीटा इक्वल्स टू 45 हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल उठाते हैं, इजी पड़ेगा इसीलिए बोल रहा हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो जो कि यहाँ पे 90 डिग्रीज और ये एक एंगल है 45 डिग्रीज, है ना। अब यहाँ पे तो तुम्हें ऑब्वियसली मालूम पड़ जाएगा कि अगर ये 90 है ये 45 है तो तुम इस वाले एंगल x को निकाल सकते हो, है ना। x प्लस 90 प्लस 45 इक्वल्स टू 180, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस 45, x इक्वल्स टू 90 माइनस 45, x इक्वल्स टू 45। देखोगे ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है 45 के बराबर हो जाएगा, 45, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ये तुम्हें प्रॉपर्टी मालूम होगा। ट्राइंगल्स में मैंने बहुत जी जान लगा की कोशिश किया था समझाने का। तो जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनके ऑपोजिट जो साइड होंगे वो बराबर होंगे, है ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, है ना। अब ये कुछ भी हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, डेसीमीटर हो, डेकामीटर हो, फर्क नहीं पड़ता, x है तो x ही होगा दोनों। अब तुम हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाल लो जो कि होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि होता है 2x स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये हो जाएगा एक्सपोनेंट्स की, तुम लोग को प्रॉपर्टी मालूम ही होगी कैसे करना होता है, मैं आप पे खाली शो कर दे रहा हूँ। √2 ऑफ x मानी ये हो जाएगा √2 इंटू एक्स, समझ में आया। बस स्क्वायर करके ऐड करके इसको रूट ले लेना, दैट्स इट, दैट इज इट। अब इस पे तुम रेशियो ले लो साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा का। साइन थीटा क्या हो जाएगा, माने साइन 45 किसी भी एंगल के लिए, मैं इस वाले एंगल के लिए ले रहा हूँ इसको, इसके रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा x और हाइपोटेनस हो जाएगा √2 ऑफ x, दैट मीन साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। कॉस थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हो तुम लोग, कॉस थीटा का वैल्यू वो हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, वो भी हो जाएगा x/√2x, दैट इज आल्सो 1/√2। टैन थीटा का वैल्यू निकाल लो, टैन थीटा इस परपेंडिकुलर का बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस दोनों सेम है तो x/x दैट इज 1। और ये सेम ही वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी है, देखो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 और टैन 45 इज 1, दैट्स इट, है ना। सो ये हो गया प्रूफ। अब ये चीज तुम्हारे ऊपर है, याद रखना है तुम्हारे ऊपर, नहीं याद रखना तुम्हारे ऊपर। कैसे प्रूफ करो बस ये मालूम रखो, मतलब क्या स्टेप्स में तुम लोग को जाना है, बस इतना याद रखो कि मैंने कैसे सोचा इस चीज के बारे में, बस ये याद रखो, दैट्स इट। पूरा प्रूफ याद रखने का नीड नहीं है, पूछेगा भी नहीं तुम लोग से कि प्रूफ करो टैन थीटा का वैल्यू ये होता है, ठीक है ना। बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं करा रहा हूँ, ऑनेस्टली बुक में नहीं दिया था तो भी मैं करा ही देता, बिकॉज है ना, इस वाले स्टेप को भी तुम स्किप कर सकते हो अगर तुम्हें प्रूफ मालूम है तो। बट आई विल रेकमेंड कि तुम्हें 0 30 और 45 के वैल्यूज एटलीस्ट याद हो, साइन या कॉस के लिए, दोनों के लिए याद रख लो तो वेल एंड गुड, वेरी वेल एंड गुड। ये वाला स्टेप तुम्हें करना ही पड़ेगा, दैट्स इट, है ना। बस इतना ही कह रहा हूँ, कोशिश करो याद रखने का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने 60 और 30 के लिए। प्रूफ थीटास 60 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज दोनों को एक साथ प्रूफ किया जा सकता है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ प्रूफ कर रहा हूँ, वरना अलग अलग प्रूफ कर देता। ऑलराइट, इस वाले पोर्शन को कवर करने के लिए हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ऊपर भी 60 डिग्री होता है, बट बीच से मैं एक मीडियन या ऑल्टीट्यूड ज्यादा बेटर रहेगा बोलना, जो भी गिराऊंगा मीडियन चाहे ऑल्टीट्यूड वो 90 डिग्री पे ही क्रॉस करेगा, बिकॉज दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसको मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है वो प्लीज ट्रायंगल्स देखो, तुम्हें जरूरत है वो चैप्टर को पढ़ने का, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने एक ऑल्टीट्यूड बना दिया, दिस इज द ऑल्टीट्यूड स्लैश मीडियन। तुम्हारा ऑल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम होता है फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल जो होगा वो 30 डिग्रीज बन जाएगा, ये भी एंगल 30 डिग्रीज बन जाएगा। कैसे बनेगा इतना मैं नहीं समझाऊंगा, तुम लोग कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर लेना, ठीक है ना। ये 90 है, ये 60 है और ये एंगल x है, ये 90 है, ये 60 है, ये एंगल x है, ये साइड x है, ये तुम्हारा कॉरेस्पॉन्डिंग वगैरह जो हो जाएगा सो हो जाएगा, तुम्हारे दोनों सेम एंगल हो जाएंगे, ठीक है ना। दैट्स इट, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, समझा चुका हूँ मैं ऑलरेडी तुम लोग को ट्रायंगल्स में। जो लोग नहीं पढ़े प्लीज पढ़ लो वहाँ पे जाके। बस इतना कहना चाहता हूँ कि ऊपर 30 बन जाएगा, यहाँ 60 रहेगा, यहाँ पे 90 बन जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। ओके, अब मान लो यहाँ पे जो तुम्हारा जो लेंथ है दैट इज लेट अस से 2a, या मैं एक्चुअली 2a इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम लोग के लिए इजी हो। मैं x भी ले सकता हूँ, a भी ले सकता हूँ, बट मैं 2a इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम लोग के लिए इजी हो। लेट्स टेक साइड लेंथ इक्वल टू 2a। मैं इसलिए कर रहा हूँ, तुम लोग ये x लेके सॉल्व कर सकते हो, a लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगी, बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो मैंने 2a लिया है तुम लोग a लेके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 2a, ये भी हो जाएगा 2a, ये भी हो जाएगा 2a। बस इतना याद रखना, ये जो है ये इसके बराबर है, ठीक है।
तो अब हम लोग एक और नया डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है 90 डिग्रीज। अब ये क्या है, ये दोनों तुम्हारा बराबर है, ये 2a है, मैंने 2a को तुमने दो इक्वल भाग में बांट दिया, तो ये हो जाएगा a के बराबर, ये भी हो जाएगा a के बराबर, है ना। ये जो है ये है 2a के बराबर, ये भी है 2a के बराबर। अब क्या इसका लेंथ तुम फाइंड कर सकते हो? क्या तुम इसका लेंथ फाइंड कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। कैसे करोगे देखो। तो क्या अब तुम इसका लेंथ फाइंड कर पाओगे? आंसर है जरूर कर पाओगे। तो 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है ना, तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज है, तुम्हारे पास एक बेस है मान लो, या परपेंडिकुलर है, तुम्हारा अपना दूसरा साइड का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। दैट विल बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस एक साइड एंगल का साइड लेंथ का स्क्वायर, है ना, जो कि है a का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज √3a स्क्वायर और √3a, ठीक है। तो बेसिकली फाइनल डायग्राम क्या बनेगा तुम्हारा? फाइनल डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। फाइनल एंगल यहाँ पे क्या बन रहे होंगे ये देख लो। दिस विल बी 60, दिस विल बी 30, दिस इज 90 डिग्री। यहाँ पे मैं नहीं बना रहा हूँ, बस इस साइड का बना रहा हूँ मैं। दिस इज a, दिस इज 2a, दिस इज √3a, है ना। अब यहाँ पे इस ट्राइंगल के लिए तुम आराम से sin 30, cos 30, tan 30, sin 60, cos 60 और tan 60 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि सारे जो लेंथ्स हैं वो तुम्हें मिल गए हैं, और गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारा वैल्यू यहाँ पे इन 30 और 60 वाले वैल्यूज के लिए मैच कर रहा होगा, ठीक है ना। दैट्स इट। अब हम लोग आएंगे 0 और 90 पे। 0 और 90 को समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा लॉजिकल एस्पेक्ट मैं रेकमेंड करूंगा, वरना फिर तुम्हें उसमें आना होगा, सर्कल्स का यूज करना होगा, है ना। मैं उधर उस तरह कॉम्प्लेक्स में लिख के नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें कोशिश करूंगा ना सिंपल में समझाने का, लॉजिकली तुम्हें कोशिश करूंगा इसको एक्सप्लेन करने का। मैं मैथमेटिक्स में लेके नहीं जाऊंगा, बिकॉज दैट वोंट बी द आइडियल केस फॉर यू गाइस, समझना मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें प्रूफ जो है 0 और 90 का, उसको मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा ईजी में करके समझाने का, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रूफ दूंगा मैं 0 और 90 डिग्रीज के लिए। तुम लोग साइन कॉस का मैं तुम्हें समझा दूंगा, टैन तुम रेशियो लेके निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखो 0 डिग्री का केस पहले समझा रहा हूँ मैं। 0 डिग्री का केस यहाँ पे एक लाइन बना दे रहा हूँ, और 90 डिग्री का केस मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। एक मैं लाइन ले रहा हूँ, फिक्स लाइन, ठीक है ना। एक मैं फिक्स लाइन यहाँ पे ले रहा हूँ, और एक मैं यहाँ पे लाइन क्रिएट कर रहा हूँ ऐसा, ये है परपेंडिकुलर, सच दैट जो तुम्हारा हाइपोटेन्यूस है ना, वो इस बेस के साथ जो एंगल बना रहे हैं दैट इज वेरी स्मॉल, एंगल वेरी स्मॉल। अब इसको तुम सब समझने का कोशिश करना थोड़ा सा। एक 5 फीट का इंसान है, 5 फीट का अगेन एक इंसान है। अब तुम्हारी आंखें इसको देखने की कोशिश कर रही हैं अभी के लिए, ठीक है। तुम्हारी आंखें इसे देखने की कोशिश कर रही हैं। अब जैसे जैसे तुम अपनी आंखों को कम करोगी, जो एंगल है ना इसको घटाओगे, थीटा को तुम डिक्रीज करोगे, तुम्हें ऐसा एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें कोई इंसान नहीं दिख रहा होगा, है ना। ये एक तुम्हारा आई है, इसी के जस्ट ऊपर तुम्हारा आई लैश है ना। तुम्हें एकदम ये एंगल इज वेरी क्लोज टू 0, तो तुम्हें जो बंदा है वो ना के बराबर दिख रहा होगा, है ना। ये भी इसी के पैर पे, ये भी इसी के पैर पे। अब जैसे जैसे तुम एकदम बंद कर दोगे, माने एंगल को 0 कर लोगे, एंगल 0 करना माने आंखें बंद कर देना, क्या तुम्हें वो बंदे का लेंथ दिख रहा होगा? जो पहले 5 फीट का लेंथ तुम्हें दिख रहा था, क्या वो तुम्हें दिख रहा होगा? अब तुम्हें वो नहीं दिखेगा, अब तुम्हें 0 दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। माने जो लेंथ है, जो तुम्हें दिख रहा था पहले, जो 5 का था लेंथ, वो लेंथ बेसिकली घट गया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो परपेंडिकुलर लेंथ है जब वो घटता है तब तुम्हारा एंगल घटता है। अब जब ये एंगल 0 हो जाएगा तो वो परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो भी 0 हो जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं खाली, ठीक है। व्हेन द थीटा इज 0, व्हेन द एंगल इज 0, द परपेंडिकुलर लेंथ इज 0। दैट्स इट, ठीक है। बस ये कहना था मेरे को। अब परपेंडिकुलर लेंथ 0 हो गया, माने साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि है 0 बाय बेस, वो 0 हो गया, है ना। साइन थीटा 0 हो गया तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आ जाओ 90 डिग्री के केस पे। अब ये 90 डिग्री वाला केस समझना मुश्किल है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये मुश्किल है समझना तुम लोग के लिए, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट। अब मान लो एक लेट अस से ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल, अगेन ये फिक्स्ड लेंथ है बट ये अनफिक्स्ड। अब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब ये एक आर्बिट्ररी केस है, माने एक ऐसा केस है जिसको तुम मैथमेटिकली उतना अच्छे से नहीं समझा सकते, बट लॉजिकली भले समझ सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हें हो सकता है काफी डाउट्स है, भाई ये क्या बोल रहा है, कुछ भी अंडरस्टैंड बोल रहा है। ऐसा नहीं है, थोड़ा ये जो है ना मैथमेटिकली तुम इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बट लॉजिकली समझ जरूर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिकली मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो मुझे सर्कल का यूज करना पड़ेगा। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगेगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ बिल्कुल भी, ठीक है ना। दैट इज वाई, बट अगर मैं उससे एक्सप्लेन करूंगा वो ईजी होगा एक्सप्लेन करना, मेरे लिए भी तुम्हारे लिए समझना ईजी हो सकता है, बट बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीक होगा,
दैट इज मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ, उस डायरेक्शन में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। बट हाँ, जब नीड आएगा, जब वैसा नीड होगा, मैं समझा दूंगा। अभी बस है ना, लॉजिकली समझने का कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम्हें मालूम है एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री हैज टू बी 180 डिग्रीज ओनली, है ना, सम 180 डिग्री हो सकता है। अब इसमें अगर एक एंगल 90 डिग्री है, सो x प्लस y वो होगा 90 डिग्री के सम के बराबर, है ना। मानिए जो 2 अदर एंगल्स होंगे उनका सम 90 डिग्री ही होना चाहिए, वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम नहीं हो सकता, ठीक है, अगर एक एंगल 90 डिग्री है। अब इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अनफिक्स्ड और फिक्स्ड जो लाइन है उसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री मैंने तुम्हें दे दिया है, ठीक है। अब समझने का कोशिश करना, जैसे जैसे मैं इस अनफिक्स्ड लाइन को इंक्रीज करूंगा, लॉजिकली जो ये एंगल है, जो ऑपोजिट एंगल है, वो भी बढ़ रहा होगा। थीटा बढ़ेगा व्हेन द परपेंडिकुलर लेंथ इंक्रीजेस, थीटा भी बढ़ेगा। अब थीटा मैक्सिमम कितना बढ़ेगा, x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये वैल्यू मैक्सिमम, इन दोनों में से कोई एक एंगल मैक्सिमम क्या हो सकता है, मान लो x डिग्री 90 डिग्री हो जाए, y डिग्री 0 हो जाए, तब तुम्हारा x जो है वो मैक्सिमम है और y जो है वो 0 है, मिनिमम है फॉर अ ट्राइंगल। ऑल्दो ये केस रीच नहीं कर सकते, वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है, मुझे मालूम है, बट अभी समझने का कोशिश करो खाली। मान लो ये मैक्सिमम है, ऑल्दो ये रीच नहीं कर सकता, बट ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे इस पॉइंट को वो रीच नहीं कर सकता, इसके ज्यादा वो नहीं हो सकता, लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट जरूर है। तो अभी के लिए मैं लिमिट के साथ खेलूंगा, मैक्सिमम लिमिट मान लो इस, ठीक है। तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा 90 डिग्री, है ना, एज सिंपल एज दैट। माने परपेंडिकुलर लेंथ अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, बहुत ज्यादा बड़ा माने बहुत ज्यादा बड़ा, माने इन्फिनिटी पहुंच जाए, तब जाके जो थीटा होगा वो 90 डिग्री, समझ में आया। माने परपेंडिकुलर लेंथ जब ये इन्फिनिटी रीच करेगा तब थीटा 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है वो एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता। ये जो एंगल है तुम इसको कितना भी बड़ा करो, 90 डिग्री तो नहीं पहुंचेगा, हो सकता है 89 डिग्री पहुंच जाए, 88 डिग्री पहुंच जाए, लेकिन 90 डिग्री नहीं पहुंच सकता। तुम्हें मालूम है ये चीज, तुम्हें खुद समझ पा रहे होगे, वरना स्ट्रेट लाइन का केसेस में आ जाएगा, यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनेगा, ये तुम्हें मालूम है। अब 90 डिग्री पहुंच नहीं सकता, तो परपेंडिकुलर लेंथ की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो एक्चुअली वो रीच ही नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से थीटा 90 डिग्री हो रहा हो। अगर एंगल 90 नहीं हो सकता तो परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो 90 डिग्री को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तभी वो 90 नहीं हो रहा है एंगल, है ना। अगर एंगल 90 हो गया, इसका मतलब जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो रीच हो गई है, एक वैल्यू रीच हो गई है ना। अगर एक एंगल तुम्हें मिल रहा है थीटा का, इसका माने उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक परपेंडिकुलर लेंथ भी तुम्हें मिल रहा होगा। बट अगर तुम्हें एंगल ही नहीं मिल रहा, माने 90 डिग्री एंगल तुम्हारा फॉर्म नहीं हो रहा, इसका मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई परपेंडिकुलर लेंथ ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है। और ऐसी क्या चीज़ है जो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो होती है इन्फिनिटी। समझ में आया, नॉट डिफाइंड कंडीशन। ये नॉट डिफाइंड है, इसलिए इसको समझाना भी मुश्किल है, समझना भी थोड़ा मुश्किल है, बट इसको सब लोग समझ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, इसलिए मैं इस मेथड में जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर लेंथ अगर इन्फिनिटी है, जो कि रीच नहीं कर सकती ऑब्वियसली, तब थीटा 90 डिग्री होता है, जो कि रीच नहीं हो सकता ऑब्वियसली। दैट इज वाई परपेंडिकुलर लेंथ इन्फिनिटी होने पे थीटा 90 होता है, ऑपोजिट एंगल 90 होता है। तो उस केस में कुछ ऐसा होगा, ये जो है ये इन्फिनिटी रीच कर रहा है, ये है तुम्हारा फिक्स्ड लाइन, और इसको रीच करने के चक्कर में, ये भी 90 फॉर्म हो रहा है, ये भी 90 फॉर्म, समझ में आया। दैट्स इट। और यहाँ पे जो एंगल होगा वो 0 बनेगा, यहाँ पे जो एंगल होगा वो जीरो बनेगा। ऐसा कुछ है, आर्बिट्ररी केस, इसको ऐसे तुम लोग मैथमेटिकली नहीं लिख सकते, बट समझाने के लिए मैं खाली बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, जो परपेंडिकुलर है दैट इज इन्फिनिट, है ना, माने बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। जो बेस है परपेंडिकुलर के हिसाब से वो क्या है, बहुत कम है ना, फिक्स्ड वैल्यू है, मान लो x है, बट बहुत कम है कंपेरेटिवली। और हाइपोटेन्यूस भी इस हिसाब से क्या होगा, दैट विल बी इन्फिनिटी। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बट मुझे मालूम है अभी बहुत लोग ऐसा होंगे ना, कमेंट में लिखेंगे कि ऐसे तो साइन थीटा के वैल्यू फलाना डिकना बोलेंगे, मुझे अभी मालूम है, मैं समझाऊंगा, ट्रस्ट मी। अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। कहने का भाव ये है कि परपेंडिकुलर जो है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, ये ऑब्वियसली नहीं, इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो दैट इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समझ में आया ना। बट कहना ये चाहता हूँ कि दोनों बराबर हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ना वो टच ही नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, वो टच नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो इक्वल हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट इक्वल हो चुके होंगे। अब इसको समझने के लिए तुम लोग को एक्चुअल फॉर्मूला जानना होगा, साइन कॉस और टैन का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज वो एक्सपैंड होता है, एक्सपैंडेबल फॉर्मूला होता है, बट उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, उस तुम लोग अभी नहीं समझोगे, ठीक है ना। उसमें लिमिट्स बैठेगा तब तुम लोग को समझ में आएगा, बट अभी इतना खाली भरोसा रखना मेरे पे, परपेंडिकुलर की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, हाइपोटेन्यूस ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है परपेंडिकुलर के, और बेस की वैल्यू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के रिगार्डिंग बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है ना। ये है कोर कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। और परपेंडिकुलर इज वेरी 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 बिगर देन
बेस, दैट्स इट। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ वरना इस पे बहुत लोग चिल्लाएंगे कमेंट में, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर इज वेरी मच बिगर देन बेस। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और क्योंकि दोनों बराबर हैं तो वो 1 हो जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू सिमिलरली 0 बन जाएगा। तो फॉर्मूला से भी जा सकते हो, बट इधर भी ऐसे भी सोच सकते हो कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज है ना। बेस बहुत छोटा है हाइपोटेन्यूज के कंपैरिजन में, है ना, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। बेस बहुत छोटा है हाइपोटेन्यूज के कंपैरिजन में, तो ये रेशियो 0 की तरफ पहुंच चुका होगा, ऑलमोस्ट 0 हो चुका होगा। अब tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इज 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। समझ में आया? तो इस तरीके से तुम 0 90 को प्रूव कर सकते हो लॉजिक के हेल्प से। अब अगर इसको तुम्हें मैथमेटिकली जाना है तो वो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कर सकते हो। उस पर मैं कभी फ्यूचर में हो सकता है तो मैं समझाऊं, वीडियो बनाऊं उस पर। क्लास 10 में हो सकता है तो मैं इसी समझाऊं ढंग से। अभी ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को कोऑर्डिनेट अभी नहीं आता है, बहुत लोगों का कोऑर्डिनेट वीक होता है, होते हैं बहुत लोग, बट कोई बात, ठीक है। अभी तुम लोग ऐसे समझ सकते हो, इसी से एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट लॉजिक मालूम होना इंपॉर्टेंट है। ये जो लॉजिक है तुम्हारे फिजिक्स में ज़्यादा काम आएगा मैथ्स के कंपैरिजन में। ये जो है ना मोर यूजफुल इन फिजिक्स, ये वाला एक्सप्लेनेशन जो लॉजिकल दिया है मैंने, ये फिजिक्स में ज़्यादा काम आएगा। जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन होता है कोऑर्डिनेट से, वो मैथ्स में ज़्यादा काम आएगा, बट अभी तुम्हारे काम का नहीं, इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ, बट वो फ्यूचर में जरूर कराऊंगा मैं। बट अभी तुम लोग हो सकता है उधर समझ ना पाओ ज़्यादा ढंग से, मैं इसलिए फिजिक्स वाला एक्सप्लेनेशन तुम्हें दिया हूँ कि कैसे आ रहे हैं वैल्यूज़, समझाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। ये फिजिक्स में ज़्यादा काम आता है मोस्टली, ठीक है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज को। यही था बेसिक चीज़ हम लोग को समझाना था तुम्हें। और जिन लोगों को ये सवाल होगा, ये पीछे जो मैंने समझाया टेबल का कि ये वाला वैल्यू इससे रिप्लेस हो रहा है, ये वाला वैल्यू इससे रिप्लेस हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम लोग एक्सरसाइज 2 में समझाएंगे आपको। डोंट वरी, 18.2 के लिए भी कुछ चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं अभी के लिए। हम लोग अब आते सीधा एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है।